हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा क्लास है वो है रे ऑप्टिक्स क्लास 12। इसका एक पार्ट पहले बन चुका है, ये सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस का ही। जो इसमें दूसरा केस है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो लास्ट क्लास में हम रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में बात किए थे कि कैसे कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और कैसे इमेज बनेगा और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। इसमें अब ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रखेंगे और फिर रिफ्रैक्शन करा के देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है और क्या फॉर्मूला इसका निकल करके आएगा। ऑल राइट, तो देखिए चलते हैं आगे कैसे बनेगा उस चीज को देखिए। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले हम डेंसर मीडियम यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं डेंसर मीडियम का। सपोज करते हैं ये ग्लास का एक पार्ट है और ग्लास हमारा डेंसर होता है और एयर हमारा क्या होता है, रेयरर होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पोल बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस हम पास करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्लास का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये कर्व सरफेस एरिया का, ये जो है कर्व सरफेस एरिया, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्लियर। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा उसको हम U2 ले रहे हैं डेंसर मीडियम के लिए और एयर के लिए हम म्यू1 कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में किए थे सेम वही काम कर रहे हैं, म्यू2 और म्यू1 को हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जिसका नाम हम O दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है ये अब किस में है, डेंसर मीडियम में है। अब यहां से जब लाइट रे फॉल आउट करेगी, जब इमर्ज करेगी यहां से, तो सबसे पहली लाइट रे जो है इस तरीके से सीधे जाएगी और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ेगी। तो जब भी लाइट रे सीधी ट्रेवल करती है और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है, अब ये हमारा लाइट रे ऐसी है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर गिर रही है, तो क्या है, ये वो बिना डेविएट हुए सीधे पास होती है। ये रूल है, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये सीधे पास हो जाएगी, सीधे पास होती चली जाएगी इस तरीके से। और दूसरी लाइट रे हम फॉल करा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जो लाइट रे हमारी फॉल कर रही है इसको पॉइंट हम नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। अब ये जो लाइट रे पास कर रही है कहा जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहीं पे भी गिरती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो नॉर्मल है डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से लाइट रे हमारी गिरेगी। अब ये इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों हमने एजम्पशन कर लिया था कि ये दोनों पॉइंट साइज के होंगे। लास्ट क्लास में सारे एजम्पशन, पांचों एजम्पशंस के बारे में हमने बताया था। उस चीज को याद रखेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट हमने पॉइंट साइज का लेना है। ठीक है, ये एक तो ये एजम्पशन था, और दूसरा जो इसके एंगल्स हैं वो बहुत ही स्मॉलर एंगल्स हम लेकर के चलेंगे। तो जो एंगल्स हम ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा और इमेज के लिए बीटा हमने कंसीडर किया था। तो जो कंसीडर किया था वही लेके चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब इसके डिस्टेंस को हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू, और इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वी। साइन कन्वेंशन सभी को याद ही है, उसको बॉडी वाइज रिवीजन करा देंगे जब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो अब इस एम पॉइंट पे, जो हमारा एम पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ वी हैव, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ वी हैव क्या हो जाएगा,
अच्छा, स्नेल्स लॉ लगाने से पहले कुछ एंगल्स के बारे में बात कर लें। अब ये जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट कर रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई नॉर्मल सही, जो भी एंगल बनती है नॉर्मल से बनती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, और ये रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ से, तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। तो स्नेल्स लॉ जब हम लगाएंगे तो म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, यही होगा। म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। अब जो एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको हम लोग बहुत छोटा लेके चल रहे थे। यानी हम साइन थीटा को बहुत छोटा जब कर दे तो उसको थीटा लिखा जा सकता है। उसी तरह से टैन थीटा को भी अगर बहुत छोटा कर दिया तो थीटा लिखा जा सकता है। अब थीटा को साइन थीटा या थीटा को टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये अजम्पशंस हम लास्ट क्लास में माने हुए थे, ये सारे अजम्पशंस आपको याद रखने होंगे। तो ये साइन आई है, एंगल बहुत छोटा है, तो हम म्यू टू आई लिख सकते हैं साइन आई को इज इक्वल टू म्यू वन आर लिख सकते हैं। अब ये आई और आर, इसकी वैल्यूज कैसे पता चलेगी? तो एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फिर से मैं यहाँ बता देता हूं कि कोई अगर ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, उसका मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आ रही बात समझ में? तो इसी चीज से हम आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं पहले इसमें से। तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे कि देखिए ये एक्सटीरियर है गामा, और ये अल्फा और आई दोनों इंटीरियर है। तो हम यहां लिख सकते हैं इस फिगर से गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अगर आई की वैल्यू निकाला जाए तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखा जाए, ये ट्रायंगल देखिए एमसीआई ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि गामा और बीटा अंदर का है एंगल और आर बाहर का है। तो आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई और आर की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। आई की वैल्यू ये है गामा माइनस अल्फा, और आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा। यहां पे रख देते हैं, तो म्यू टू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस बीटा। अब इसको हम टैन के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ये गामा अल्फा गामा बीटा है, तो टैन गामा टैन अल्फा टैन गामा टैन बीटा लिखा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत छोटे एंगल्स लेके चलते हैं, तो हम टैन को थीटा, टैन थीटा को थीटा, थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम म्यू टू टैन गामा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन टैन गामा प्लस टैन बीटा। अब टैन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हमें यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करेंगे, इसका नाम हम एन रख देंगे। तो ये 90 डिग्री जस्ट परपेंडिकुलर है। अब टैन गामा टैन अल्फा टैन गामा टैन बीटा की वैल्यूज हमको निकालनी है। तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सबसे पहले गामा की बात करें, आप गामा लिखा हुआ, गामा की बात करें अगर ये गामा, तो एम एन अपॉन में एनसी हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एम एन अपॉन में एनसी। तो म्यू टू एम एन अपॉन में एनसी माइनस अल्फा के लिए एम एन अपॉन में ओ एन, एम एन अपॉन में ओ एन म्यू वन। गामा के लिए निकाल ही चुके हैं, एम एन अपॉन में एनसी प्लस बीटा के लिए क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन में एन आई, एम एन अपॉन में एन आई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एम एन से अगर पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। तो यहीं से मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, म्यू टू वन अपॉन में एनसी माइनस वन अपॉन में ओ एन इज इक्वल टू म्यू वन वन अपॉन में एनसी प्लस वन अपॉन में एन आई। क्लियर? अब जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो हमारा फोर्थ एजम्पशन था, वो ऑलवेज पोल से करते हैं। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे हमेशा पोल से करेंगे। अब देखिए ये बहुत बड़े कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस ग्लास का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये एन और पी में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। अगर एन की जगह पे पी लिखा जाए तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर।
ओके, तो जो हम डिस्टेंस n से मेजर कर रहे हैं वो अब हम p से मेजर करेंगे। तो जहां ON लिखे हैं वहां पे OP लिखेंगे, यहाँ पे NC लिखे हैं वहां पे PC लिखेंगे, यहाँ पे NI लिखे हैं वहां पे PI लिखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। तो μ2 1/में NC क्या है हमारा, NC को हम PC लिखेंगे, जहां जहां n है वहां p कर देंगे, 1/में OP, μ1 1/में PC प्लस 1/में PI। ठीक है, अब ये PC, OP, PC, PI ये क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है। अब साइन कन्वेंशन के साथ हम जो डिनोट किए हैं U, V और R, इसको साइन कन्वेंशन के साथ अब हम लिखेंगे। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। अपने आप को पोल पे खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रही है, जैसे मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, O से निकल रही है, इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन निगेटिव हो जाएगा। और फिर पोल पे हम खड़ा कर लेते हैं, अगर इधर का डिस्टेंस मेजर करना है तो अब लाइट रे इधर आ रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने आप को पोल पे यहाँ खड़ा कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे खड़ा कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा करने के बाद आपको क्या, R और U, लाइट ऐसे जा रही है और आप ऐसे चलेंगे तभी R और U के डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, तो R और U निगेटिव हो जाएगा, मींस U और R का जो साइन कन्वेंशन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। फिर अपने आप को खड़ा कर लेंगे। अब हमको किधर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो I तक का, मतलब इमेज तक का, मतलब V मेजर करना है, तो अपने आप को ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। अब लाइट रे इधर जा रही है और हम भी इधर जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखेंगे U, R निगेटिव एंड V पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे वैल्यूज हम रखते हैं, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं क्या हो जा रहा है यहाँ पे, देखिए तो μ2 1/में PC को, PC बोल रहा है यहाँ पे PC है, तो PC को हम R लिख रहे हैं, तो -R हो जाएगा। फिर ये -1/में, यहाँ माइनस था पहले से, तो माइनस OP, OP क्या है, OP हमारा U है, तो ये भी बताया था निगेटिव होगा, इक्वल टू μ1 1/में PC क्या है, PC हमारा R है, तो -R प्लस PI क्या है हमारा, PI हमारा क्या है, V है, तो ये 1/में V हो जाएगा, ठीक है। अब μ1 μ2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो μ2/में R माइनस में, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस μ2/में U इज इक्वल टू माइनस μ1/में R और प्लस μ1/में V। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम करते हैं, ये R वाले सेक्शन को पास में ले आते हैं, उसको उधर भेजते हैं, तो माइनस μ2/में R, ये इधर आ जाएगा, प्लस μ1/में R इज इक्वल टू μ1/में V, और ये उधर चला जाएगा, तो माइनस μ2/में U। क्लियर। यहां से अगर R इस तरीके से लिखा जाए, माइनस μ2 प्लस μ1/में R इज इक्वल टू μ1/में V माइनस μ2/में U। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना है, ये किसका है, डेंसर टू रेयर मीडियम। जब हमारा लाइट फॉल कर रही है, मींस डेंसर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया डेंसर मीडियम में, और वो इमेज फॉर्मेशन कर रही है रेयर में, तो ये फॉर्मूला। तो आप कहेंगे सर जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उसमें भी सेम यही डेरिवेशन किए थे, तो यही फॉर्मूला निकला था, यही फॉर्मूला निकला था, लेकिन जहां μ2 था वहां μ1 था, जहां μ2 है वहां μ1 था, जहां μ1 है वहां पे μ2 था। आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डेरिवेट किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप मिला लीजिएगा। ये जो लास्ट क्लास में डेरिवेट किया था वो देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूं, माइनस μ1/में U प्लस μ2/में V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/में R। ये फॉर्मूला कब डेरिवेट किया गया था, लास्ट क्लास में, जो जिसका डेरिवेशन हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम था। ये डेंसर टू रेयर है और ये रेयर टू डेंसर मीडियम था। तो देखिए जहां पे आपका μ1 है, देखिए μ1/में U, तो यहाँ पे μ2/में U, यहाँ पे μ2/में V, तो यहाँ पे μ1/में V। तो ये क्या है,
कि जहां म्यू1 है वहां म्यू2 जा रहा है, जहां म्यू2 जा रहा है वहां पे म्यू1 हो जा रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। मैं इसको इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए चीजें। ठीक है, एक फॉर्मूला याद करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो उससे क्या है कि न्यूमेरिकल्स करने में आसानी, वो फॉर्मूला भूलेंगे नहीं आप लोग। और ये एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप ही लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमसे कि सर ये प्रॉब्लम में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।